नमस्कार बच्चों, हम गुरुत्वाकर्षण का ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के बल और फिर उसके बाद केपलर के नियम और अभिकेंद्री बल। ठीक है, जो हमने अभिकेंद्री बल में ये सीखा कि जो भी ग्रह हैं दूसरे ग्रहों के जो चक्कर लगा रहे हैं उनके बीच में एक प्रकार का बल पाया जाता है, इसको बोला गया है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, इसी केपलर के नियम को लेकर के न्यूटन ने क्या किया, अपने नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी पे जो भी पिंड पाए जाते हैं, जो भी ग्रह पाए जाते हैं, जो भी पिंड पाए जाते हैं, फिर जो भी वस्तु पाई जाती है, सभी वस्तुओं के बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सभी पिंडों में पाया जाता है। ठीक है, ये बल जो है किसके ऊपर निर्भर होता है, उन्होंने बताया कि ये बल जो है उस पिंड के द्रव्यमान और दूरी पर निर्भर होता है। ठीक है, दो चीजों पर निर्भर होता है, द्रव्यमान और दूरी पर। उन्होंने ये बताया कि द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपात के बराबर होता है, समानुपात के बराबर होता है, और दूरी के वर्ग के विलोम अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन ने बताया कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसी भी पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है और दूरी के वर्ग के विलोमानुपात होता है। ऐसा उन्होंने बताया। मान लो दो पिंड, उन्होंने जो सूत्र दिया है, उन्होंने बोला कि मान लो दो पिंड हैं m1 और m2। यदि ये दो पिंड हैं, ठीक है, दो पिंड मतलब दो वस्तु कोई भी, ठीक है, रेगुलर आकार में हो सकते हैं, नियमित आकार में हो सकते हैं, बिना नियमित आकार के भी हो सकते हैं। पहले हम नियमित आकार ही लेते हैं। नियमित आकार में हम ये दो गोले हमने लिए हैं। इस गोले का द्रव्यमान, ठीक है, जो भी द्रव्यमान होगा इनका गुणनफल कर दिया जाए। मान लो ये 1 kg और ये 2 kg है, तो इन दोनों का गुणा करने के बाद उसका समानुपात m1 m2, मान लो m1 ये m2, इन दोनों का गुणा करने पर आपको मिलेगा m1 गुणे m2, और इसकी दूरी का वर्ग। यदि ये दूरी मान लो 2 मीटर है तो उसका वर्ग के विलोम अनुपात। विलोम अनुपात को कैसे लिखते हैं आपको पता है, समानुपात और विलोम अनुपात क्या होता है आपको पता है कि f अल्फा m1 m2, ये क्या हो गया आपका समानुपात। f अल्फा 1/d का वर्ग, ये क्या हो गया आपका विलोमानुपात हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब मिलाया गया तो ये सूत्र मिल गया आपके पास। ठीक है, जब इसमें हम हल करते तो हम k लेते, तो यहाँ पे हल जब किया गया तो यहाँ पे आपके पास g लिया गया। इस g का SI प्रणाली में जो मान है 6.673 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का वर्ग दिया गया। ठीक है, ये g का मान फिक्स है, जैसे हम k का मान गणित में निकालते हैं। ठीक है, ये इसको हम अचरांक बोलते हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि यदि इन पिंडों के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, किसी एक पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया जाए, तब इनके बीच का जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ऐसा बताया। फिर उन्होंने ये बताया कि यदि दूरी को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, यदि क्या किया जाए, दूरी को दुगना कर दिया जाए, तब क्या होगा, ये इनके बीच की जो दूरी है वो क्या होगा, अगर दुगना होगा तब बल जो लगेगा 1/4 गुना हो जाएगा, मतलब आधा का आधा हो जाएगा। ठीक है, दूरी को दुगना किया गया तो आधा का आधा चौथा भाग हो जाएगा। अगर किसी एक पिंड के द्रव्यमान को दुगना कर दिया गया तो उनके बीच का जो बल है क्या हो जाएगा, वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीजों को लेके बताया गया न्यूटन की थ्योरी में। फिर उन्होंने ये बताया कि जो बल होता है पिंड के केंद्र पर होता है। ठीक है, पिंड का जो केंद्र होगा, जैसे मैंने वृत्त लिया या फिर गोला लिया, तो गोले का जो एक केंद्र होगा यहाँ पे, और दूसरा जो गोला है उसका जो केंद्र है यहाँ पे, इन दोनों केंद्रों के बीच में एक बल लगेगा, इसी को बोला गया है आपके पास गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होगा, उनके केंद्रों पे होगा। अच्छा, अगर ये नियमित आकार में ना हो तब क्या किया जाएगा, उसके केंद्र को ढूंढा जाएगा और उसके केंद्र से ही आपको पास पता चलेगा कि इनके केंद्रों के बीच आकर्षण हो रहा है करके। जैसे मान लो त्रिभुज के आकार का हो गया, ठीक है, या फिर कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति हो गई, तो उसके केंद्र को ढूंढा जाएगा। जैसे आप गणित में केंद्र को पता करते हो, उसके केंद्र के लेकर के क्या किया जाएगा, उनके केंद्रों के बीच में क्या होगा, ये आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपको। फिर उसके बाद ऐसा बताया गया कि यदि उसमें बताया गया कि जो पिंड का केंद्र होगा, पिंड के अंदर भाग में भी हो सकता है, पिंड के बाएं भाग में भी हो सकता है। ठीक है, फिर
गुरुत्वाकर्षण के इसी नियम को लेकर के दूरी के वर्ग विलोमानुपाती होता है, ऐसा बताया गया। कैसे, उसको आपको केपलर के नियम में कैसे प्रयोग किया गया उसको आपको आगे दिया गया है। ठीक है, केपलर का नियम का प्रयोग किस तरह से किया गया यहाँ पे आपको आगे बताया गया है कि न्यूटन ने उनके नियम को कैसे प्रयोग किया। ठीक है, वो यहाँ पे आपको बताया गया कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, यदि कोई वस्तु का द्रव्यमान आपके पास m हो, ठीक है, और उनके बीच की दूरी जो है त्रिज्या r हो और उसका वेग बताया गया, तो इसमें आपको देखो बोला गया यदि कोई पिंड एक समान वृत्ताकार गति से गतिमान है, ऐसा मान लो कि यदि कोई पिंड एक समान गति से गतिमान है तो गतिमान पिंड के केंद्र की ओर निर्देशित अभिकेंद्री बल प्रयुक्त होता है। जैसा आपने देखा कि केंद्र के बीच में ही क्या होगा, एक केंद्रीय बल प्रेषित होगा। इस पिंड का द्रव्यमान यम द्वारा कक्ष की त्रिज्या r द्वारा तथा उसका वेग v द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, पिंड की जो द्रव्यमान है उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे हम, यम के द्वारा, और त्रिज्या r के द्वारा, और वेग जो होगा अगर v के द्वारा होगा तब आपके पास जो बल मिलेगा, बल का सूत्र क्या बनेगा आपके पास, यम v का वर्ग बटे r। ठीक है, बल का सूत्र आपने इसके पहले पढ़ा है, फोर्स का। ठीक है, अब उसके बाद यदि कोई पिंड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वृत्ताकार गति में घूम रहा है, तब यहां पर क्या कहलाएगा आपके पास, देखो किस तरह से प्रयोग किया गया इस सूत्र को, कि यदि परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमा कौन से उसमें कर रहा है, परिधि में। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र लगेगा, जो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr, और एक पूरा करने में कितना समय लेने वाला है वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र आपके पास लगने वाला वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर दूरी बटे समय के लिए बताया गया कि दूरी कितना तय करेगा, अगर कोई पिंड है, ये मान लो सूर्य है और ऐसे परिक्रमा कर रहा है तो वृत्ताकार गति में करेगा, इसके लिए क्या रहेगा आपके पास, परिधि रहेगी। ठीक है, तो परिधि अगर रहेगी तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr, और जो भी समय ले रहा है क्या हो जाएगा आपके पास, आवर्तकाल t हो जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले आपको पता है कि बल का जो सूत्र होता है mv का वर्ग बटे r होता है। यदि mv का वर्ग बटे r होता है तो v का मान आपने बताया है कि 2πr बटे t है, तो हमने क्या किया, इस v को हटाया और वहां पे 2πr बटे t रख दिया। ठीक है, फिर अगर वर्ग कोष्टक खोलेंगे तो सबके ऊपर वर्ग आ जाएगा, तो 4πr का वर्ग, पाई का वर्ग, r का वर्ग बटे t का वर्ग बटे r हो गया। फिर यहाँ पे इसके नीचे आपके पास 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 1 बटे r हो जाएगा, और फिर यहाँ ऊपर ही गुणा हो जाएगा तो 4m पाई का वर्ग r का वर्ग बटे t का वर्ग गुणे 1 बटे r हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको करने के बाद ये तो यहाँ पे आपके पास ये r और यहाँ का r एक कट गया, तो आपको मिल गया 4m पाई का वर्ग r बटे t, 4m पाई का वर्ग r बटे t का वर्ग। अब उसमें हमने क्या किया, r के वर्ग से गुणा किया, r के वर्ग से गुणा किया, तो हम दोनों तरफ नहीं कर रहे हैं, हमको इसी साइड करना है, इसके लिए हमने ऊपर नीचे दोनों गुणा किए। ऊपर नीचे गुणा करने पे कट जाएगा और ऐसा एक आ जाएगा, इसके लिए हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया r के वर्ग से। ठीक है, r के वर्ग से जब गुणा किया तो यहाँ पे हो गया r का घन और यहाँ पे r का वर्ग ही रह जाएगा, r का घन हो गया और r का वर्ग हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे जब इसको हमने क्या किया, r के घन और t के वर्ग को बाहर निकाल लिया, तो आपके पास बाकी चीजें बच गई, r का घन और t का वर्ग, इन दोनों को हमने बाहर निकाला तो बच गया 4m पाई का वर्ग बटे r का वर्ग। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। इतना समझ में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है केपलर का नियम है। केपलर के तीसरे नियम में हमने देखा था कि क्या का बताया गया, वहां पे आपको बोला गया कि जो आपके पास दूरी है उसका घन और समय का क्या होगा, वो वर्ग के समानुपात होगा, ऐसा बताया गया है केपलर के नियम में। केपलर के नियम में बताया गया था कि समय का वर्ग, ठीक है, आवर्तकाल का वर्ग दूरी के घन के समानुपात में होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास जो दिया गया था
वो आपके पास ऐसे था कि समय का वर्ग अल्फा आर का घन। जब इसको आपने हल किया था तो t का वर्ग बटे r का घन बराबर k लिखा था। ठीक है, तो ये केपलर के नियम में था। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा मिला हुआ है। यदि उल्टा मिला है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं r का घन बटे t का वर्ग बराबर 1 बटे k। ठीक है, इसको हमने पलटी कर दिया। जब पलटी किया तो ये ऐसा यहाँ पर, इसकी जगह क्या मिल गया आपके पास 1 बटे के। ये केपलर के नियम का प्रयोग किया वहां पर न्यूटन ने। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे करने गुणा कर दिया हमने तो ऐसे मिल गया, परंतु 4m पाई का वर्ग बटे के, ये क्या है, अचर है। अचर इसके लिए है कि जो पिंड घूम रहा है उसका द्रव्यमान तो फिक्स है, जो त्रिज्या है, अरे जो के का मान है वो भी आपको पता है, अचरांक है। तो ये पाई का मान तो आपको पता है कि जो फिक्स है 22/7 या 3.4, मतलब इतनी सभी चीजें क्या है यहाँ पे अचर हैं। अगर इतनी सभी चीजें अचर हैं तो यह जो होगा बल जो है क्या है, दूरी के वर्ग के विलोम अनुपात है। ऐसा इन्होंने न्यूटन ने बताया, किसकी सहायता लेकर के, केपलर के तीसरे नियम को सहायता लेकर के। ठीक है, क्या बताया उन्होंने बताया कि जो बल होता है वो दूरी के विलोमानुपात होता है, वर्ग के विलोमानुपात होता है। इसी नियम पे क्या होता है कि सभी पिंड क्या करते हैं, एक जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं और टूटते नहीं है। एक ये क्या है आपके पास, अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, और ये जो बल होता है आपके पास सबसे कमजोर बल है। जो दुनिया में जो भी बल पाए जाते हैं, ये बल जो है वो सबसे कमजोर बल है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सृष्टि को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, जहां तक मुझे लगता है। इस समीकरण को आप अच्छी तरह से एक बार देख लेना। फिर इसमें ही आपको लेकर के बताया गया कि ज्वार भाटे क्या होते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा कि सभी पिंड क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है, यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरा दोस्त यहाँ पे खड़ा है, तो क्या इन हमारे और इसके बीच में कोई आकर्षण बल होगा, या फिर कोई बल है जिसके कारण कुछ जिसको हम बोल सके गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे न्यूटन ने बताया था कि सभी पिंडों में क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल पाए जाते हैं। तो हमारे और उस दोस्त के बीच में भी क्या है, एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन वो बल क्या है, एक नगण्य है, मतलब नहीं के बराबर है। यदि फ्रिक्शन ना हो, घर्षण बल ना हो, तब क्या होगा, हम एक दूसरे के पास आ सकते हैं, या फिर दोनों पिंड क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ सकते हैं, आएंगे खिसक करके। ठीक है, आकर्षण बल का कब, जब घर्षण बल नहीं होगा तब। ठीक है, अब यहाँ पे जब सेब, अब न्यूटन ने जैसे देखा था कि सेब जो है पृथ्वी पे ही गिरा। अब ये समझ में आया न्यूटन को कि पृथ्वी के अंदर एक बल है और सेब के अंदर भी एक बल है, आकर्षण बल है। तो अब यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि पृथ्वी पर ही सेब क्यों गिरा, सेब के पास पृथ्वी क्यों नहीं गई। ठीक है, तब यहाँ पे जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। इसके कारण क्या हुआ, सेब जो होगा वो पृथ्वी पर ही गिरा, ऐसा बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं जो हमारे जो ग्रह हैं। ठीक है, चंद्रमा हो गया, उपग्रह जो चंद्रमा है, या फिर बाकी जो ग्रह हैं, वो दोनों एक दूसरे के पास में क्यों नहीं आते। उस एक दूसरे के पास में इसके लिए नहीं आते क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां बहुत अनंत है। अगर अनंत दूरी है तो आपने देखा कि यहाँ पे सूत्र में जितनी अधिक दूरी होगी उनके बीच में बल क्या होगा, उतना ही ज्यादा होता जाएगा ना। विलोमानुपात में आपके पास ऐसा बताया गया है। तो अगर दूरी बहुत ज्यादा है तो बल क्या होगा, बहुत ही कम होगा। लेकिन उनकी एक तरह की क्या है, वृत्ताकार गति चल रही है, वो गोल गोल घूम रहे हैं, वृत्ताकार गति में। इसके कारण क्या है, वो इनके बीच में एक तरह का आकर्षण बल है, जिसके कारण क्या है, वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, कौन सी बल है, अभिकेंद्रीय बल है। चक्कर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में एक तरह का गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन कैसा है, नगण्य, मतलब बहुत ही क्षीण बल है। ठीक है, अब इसी को लेकर के हमको ये देखना है ज्वार भाटा कैसे आता है। ज्वार भाटा के लिए यदि ये पृथ्वी है और यदि मान लो चंद्रमा हमारा यहां पर है, ठीक है,
तो इनके बीच में एक तरह का आकर्षण बल होगा। जब ये आकर्षण बल होगा तो यहाँ पे जो पानी है, यहाँ पे जो पानी है, वाटर है, जो भी समुद्र का पानी है, वो क्या होगा, यहाँ की तरफ आके ऐसे उड़ जाएगा और यहाँ का भी आपके पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गोल है ना, तो ये आपके पास इस तरफ का पानी क्या होगा, उठेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ज्वार, मतलब पानी वहां पे बढ़ जाएगा। उसी दौरान यहाँ पे क्या होगा, ये पानी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भाटा। जिसमें पानी बढ़ता है उसको बोला जाता है ज्वार, जिसमें पानी कम होता है उसको बोला जाता है भाटा। ठीक है, ये क्रिया दिन में 2 बार होता है। ठीक है, और यहाँ पे जहां पर भी चंद्रमा होगा उस पे 90 अंश, कितने पे, 90 अंश पे जो पानी होगा वहां का पानी कम होगा, उस समुद्र का पानी कम होगा, बाकी दूसरी जगह का पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ में आया आपको क्यों ज्वार भाटा आ रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, एक तरह का आकर्षण बल है। आकर्षण बल के कारण ही क्या होगा, यहाँ का पानी ऊपर उड़ जाएगा और यहाँ का पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ कम हो गया तो इसको बोलेंगे यहाँ पे भाटा आया है, और यहाँ पे ज्यादा हो गया इसको बोलेंगे ज्वार आया है। तो इस तरह की चीजें ज्वार और भाटा को लेकर के आपको बताया गया है। फिर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल, जैसे आपको पता है कि हर एक पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे होता है, केंद्र पे होता है। ठीक है, हर एक पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा केंद्र से ही होगा। तो जब कोई पिंड हम इसके लंबवत फेंकते हैं, मतलब हम कोई भी आसमान में गेंद फेंकते हैं सीधा, ठीक है, तो उस सीधे गति में आपने देखा होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाता है उसकी स्पीड कम होती जाती है। उसकी स्पीड कम होने का मेन कारण यही है क्योंकि उसके विपरीत दिशा में एक बल कार्य कर रहा है, जिसको हमने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल, या न्यूटन ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल है जो केंद्र की तरफ खींचने का काम करता है, जिसके कारण हमने किसी भी चीज को ऊपर फेंका है तो धीरे धीरे क्या होगा, उसको स्पीड क्या होगा, गति क्या होगी, कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। फिर उसके बाद वहां से नीचे जब आने लगेगा तब वो केंद्र की तरफ आने लगेगा और उसका वेग क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी कारण क्या बताया गया आपके पास, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल जो है इस नियम पे हम देख सकते हैं। आई चीजें समझ में। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीजें देखी हैं। इन 2-3 चीजों को आप क्या करना, सही से ध्यान से देख लेना और पाठ में पढ़ लेना। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको इतना। ठीक है, तो रुकते हैं यहाँ पर, पाठ को सही से एक बार देख लेना। ठीक है, और किताब में भी पाठ को एक बार पढ़ लेना, तो जो भी चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बता देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ तो सही बच्चों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, रुकते हैं यहाँ पर।